हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम लोग अपने ICDS 4 की बात करेंगे। इनकम कंपटीशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स का ICDS 4 जो है वो रेवेन्यू रिकग्निशन को लेकर के है। और रेवेन्यू रिकग्निशन आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में ऑलरेडी देख रखा है। तो सर यहाँ कुछ फर्क है क्या? चलिए देख लेते हैं क्या है ICDS 4 रेवेन्यू रिकग्निशन से रिलेटेड। सबसे पहले तो ये जान लें कि ये रेवेन्यू रिकग्निशन एप्लीकेबिलिटी होती है इसकी जैसा हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 था ना, इन द सेम वे, इन द सेम लाइन, सेल ऑफ गुड्स, रेवेन्यू, सर्विस रेंडर्ड एंड इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड, ये तीन चीजें जिस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में बताई गई थी, द सेम थिंग्स आर कवर्ड ओवर हेयर। कौन कौन सी चीजें? सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज एंड इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। नथिंग इज न्यू ओवर हेयर, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन ये किसी भी ऐसे टॉपिक को कवर नहीं करेगा ICDS 4 जिसके बारे में किसी स्पेसिफिक ICDS ने बताया। मान लो जैसे ICDS 3 है कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज के लिए, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है लास्ट सेशन में। ICDS 3, तो जहां पर ICDS 3 कंस्ट्रक्शन के बारे में बोलता है तो उससे रेवेन्यू से रिलेटेड भैया ICDS ही कवर करेगा 3। उसके लिए ICDS 4 पर आपको आने की जरूरत नहीं है। तो जहां पर किसी स्पेसिफिक ICDS ने रेवेन्यू के बारे में, रिकॉग्निशन के बारे में बोल रखा है, तो हम उसी ICDS को रेफर करेंगे, ना कि ICDS 4 को। जहां पर कोई ICDS नहीं है तो वहां रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए ICDS 4 की बात करेंगे। और इसमें तीन चीजें बताई गई हैं: सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज रेंडर्ड एंड इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड डिविडेंड। इनके बारे में बहुत ही ईजी अकाउंटिंग ICDS है, बहुत ही ईजी ICDS है, और मुश्किल से 10 मिनट के अंदर ये डन डनाडन डन भी हो जाएगा। डेफिनेशन, रेवेन्यू का मतलब क्या बताया गया है? अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू मींस ग्रॉस, वर्ड ढंग से सुनेंगे, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन। ग्रॉस अमाउंट को शामिल किया गया है अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन, यानी कोई भी ऐसा हमारे बिजनेस का एक्टिविटी जो हमारे नॉर्मल बिजनेस को शो करता है। जैसे अगर हम ये मोबाइल बेचने का काम करते हैं तो हमारा मोबाइल का बिजनेस नॉर्मल एक्टिविटी कहलाएगा या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर इसी की बात की गई है कि अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वहां पर रेवेन्यू का मतलब उस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसका ग्रॉस कलेक्शन, ग्रॉस रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन। अब चाहे वो फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स से रिलेटेड हो, चाहे सर्विसेज रेंडर्ड से रिलेटेड हो, या फ्रॉम यूज बाय द अदर पर्सन रिसोर्सेज यील्डिंग रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। क्लियर है? हाँ सर। लेकिन अगर एजेंसी रिलेशनशिप की बात होती है जहां पर कमीशन देना और लेना होता है, मान लो मेरे पास किसी बड़ी कंपनी का, HP कंपनी का मेरे पास लैपटॉप बेचने का काम है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए HP कंपनी, और HP कंपनी हमको कमीशन देती है। अब मैं सेल तो करता हूं 10 करोड़ का लैपटॉप ईयरली, लेकिन मुझे कमीशन मिलता है उस पर 10 लाख। कितना? 10 करोड़ के टर्नओवर पर मुझे 10 लाख का कमीशन मिलता है। ना व्हाट वुड बी माय रेवेन्यू? मेरी रेवेन्यू कितनी मानी जाएगी, 10 लाख या 10 करोड़? सर 10 लाख। तो ये आपकी एजेंसी कमीशन, या in any agency relationship the revenue is the amount of commission and not the gross inflow of cash, revenue, receivables और other consideration। दोनों में फर्क समझ में आया? तो रेवेन्यू का मतलब ग्रॉस कलेक्शन होता है, रिसीवेबल्स होता है या अदर कंसिडरेशन। अगर हम अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज को देखें उससे रिलेटेड, अब चाहिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी मेरे सेल ऑफ गुड्स से हो सकती है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज से हो सकती है, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन एजेंसी रिलेशनशिप की बात करें तो वहां पर कमीशन को ही हम अपनी क्या मानेंगे? रेवेन्यू मानेंगे। सबसे पहले रिकॉग्निशन की बात करते हैं, खत्म है, बस इतना ही है, ये इतना ही छोटा सा ICDS था। रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात करें तो नॉर्मली रेवेन्यू रिकॉग्निशन उस समय होता है, मान लो मैंने आपको उधार माल बेचा, तो हम क्या लिखेंगे? डेटर अकाउंट डेबिट या पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। As and when I am crediting the amount of sales, it means I am just showing it in my books of account as my profit. It means कि अगर मैंने डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखा तो सेल्स मेरा चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और उस पर जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट में। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा साइड में ट्रांसफर होकर के, एक्सपेंसेस माइनस करके हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा।
इसका मतलब जब हम टू सेल्स लिखते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू कैन से आई एम जस्ट रिकॉग्नाइजिंग द इनकम ओवर दैट, मैं उस अमाउंट ऑफ सेल्स पर रिकॉग्नाइज कर रहा हूं अपनी इनकम को, हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल आप शो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर इज अ रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ इट्स कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है मैंने आपको उधार माल बेचा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इट मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आई एम रिकॉग्नाइजिंग इट एज माय इनकम, एज वेल आई एम थिंकिंग दैट आई विल कलेक्ट इट इजीली फ्रॉम यू। अगर मैंने आपको उधार माल बेचा है तो मुझे आपसे पैसा मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी मैं उधार माल बेचता हूं, देन बाय हैविंग सच टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट इट विल बी रिकवर्ड एट ऑल, कि ये अमाउंट रिकवर्ड हो जाएगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही सोच करके तो आदमी सामान बेचता है उधार। लेकिन अगर कोई बंदा आता है ऐसे कनपट्टी पर बंदूक रखता है और कहता है, उड़ाता नहीं है, कहता है भैया सामान दे दो, मैंने सामान दे दिया, ले जा, तू कितना अच्छा है, तू कितना भोला है, ले जा जो सामान चाहिए, वो ले गया। क्या मैं लिखूंगा डेटर अकाउंट पार्टी अकाउंट डेबिट, यानी सॉरी गुंडा अकाउंट डेबिट टू सेल्स? नहीं सर, आप नहीं लिख सकते। इट मीन्स देर इज नो एनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ दैट अमाउंट ऑफ सेल। बेसिकली दिस इज नॉट सेल, दिस इज द लॉस ऑफ स्टॉक। ओके, दोनों में फर्क समझ में आया? मैंने किसी को उधार माल बेचा, बाद में वो मना कर दे रहा है, इट डजंट मीन एट ऑल दैट आई एम नॉट कैपेबल टू रिकवर इट, आई विल फाइल अ सूट अगेंस्ट हिम, मैं उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही करूंगा। लेकिन अगर मुझे पता चल जाए सामने वाले की मंशा है ही नहीं, उसको जितने भी लात घूसे जूते या कानूनी कार्यवाही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भैया मैं उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बैड डेट्स लिखता हूं। याद आया, बैड डेट्स लिखता हूं, बिल्कुल ठीक है सर। इन द सेम वे हियर, revenue from sale of goods shall be recognized when there is a reasonable certainty of its collection, ठीक है, where the ability to access the ultimate collection with reasonable certainty is lacking, means as and when I feel that the ultimate collection of the revenue cannot be done, means there is a chance of bad debts. Okay, claim for escalation of prices and export incentives, revenue recognition respect of such claims shall be postponed। अच्छा, ये बात कर रहा है उसके लिए कि मान लो मैंने एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स के लिए क्लेम किया, या मैंने प्राइसेस इंक्रीज होने पर, हो गया, प्राइसेस इंक्रीज होने पर मैंने सेल की वैल्यू बढ़ा दी। मैंने सामने वाले को कहा ठीक है मैं तुझे सामान हर महीने बेचूंगा, 10 लाख का सामान बेचूंगा, 10,000 यूनिट्स हर महीने में तुम्हें बेचूंगा, लेकिन फ्यूचर में अगर इसकी प्राइस एस्केलेट कर गई या कॉस्ट एस्केलेट कर गई तो मैं अपनी सेल वैल्यू भी बढ़ा दूंगा। ये मैंने बोला, सामने वाले ने हाँ हूं कर दिया। कंडीशंस चूंकि पूरी क्लियर कट नहीं थी, मैंने फ्यूचर में दाम बढ़ा दिया क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो गई थी। सामने वाले ने कहा नहीं ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही इसलिए हम दाम नहीं बढ़ाएंगे। तो कह रहा है अगर वहां पर कलेक्शन हैम्पर करता है या अल्टीमेट कलेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है तो उस केस में आप इस रेवेन्यू को तब तक पोस्टपोन करेंगे जब तक कि वहां पर पॉसिबिलिटी ना जनरेट हो जाए। तो सर कोई नई बात नहीं बताई आपने, जब उधार माल बेचा तो भी आपने कहा there must be a ultimate collection, or there must be a certainty that the amount shall be collected ultimately. Yes, at the time of the prices increase or the escalation of prices and export incentives or revenue recognition in respect of such claim can be done when it is there is a certainty that the amount will be collected ultimately, you can say that। बिल्कुल ठीक है, तो दोनों में बात वही है, कोई फर्क नहीं है, ज्यादा क्या है ही नहीं। सर्विसेज के केस में कहता है कि सर्विसेज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। ओके, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉग्नाइज, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। कुछ याद आया? हाँ सर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के बारे में याद आया, ICDS 3। यस सर, तो सर्विसेज के केस में हम वही बात करते हैं, तो वहां कॉन्ट्रैक्ट के केस में ICDS 3 मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि भाई मैं आपसे फीस लूंगा 4 महीने की। कितने महीने की? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल,
और मुझे सारी फीस आज ही दे दो, तो मैंने आपसे 50,000 कलेक्ट कर लिया। मान लो आपने टोटल फी पे की मुझे 50,000, तो अब बताओ मेरी रेवेन्यू कितनी होगी सर? हर महीने की 12,500, बिकॉज देर इज अ कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ 4 मंथ्स, हाँ या ना? तो आपको ये 12,000 1500 अनअर्नड इनकम दिखानी पड़ेगी इस साल की। नेक्स्ट ईयर में इनकम अर्न होगी, ये एक्रू होगी, जबकि ये 2 महीने की एडवांस मान ली जाएगी, इसी साल है, क्योंकि ये 12,500 इस महीने का इस महीने ड्यू हुआ, रिसीट हो गया, अगले महीने का ड्यू होगा और रिसीट इसी महीने हो गया तो एडवांस हो गया। ये तीसरे महीने का ड्यू अगले महीने होना है मार्च में, लेकिन रिसीट हो गया एडवांस, तो इनको आप एडवांस ले लेंगे, इसको अनअर्न लिखेंगे, नेक्स्ट ईयर में इसको आप क्या करेंगे? इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये हिसाब है आपका। इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट आपको मालूम है टाइम बेसिस पर एक्रू होता है और टाइम बेसिस पर ही इसका कलेक्शन किया जाएगा। तो टाइम बेसिस ड्यू हो गया इंटरेस्ट, मैंने आपको लोन दिया 10 लाख का, 4 महीने बीत चुके, भले आपने पैसा नहीं दिया लेकिन वो 4 मंथ्स का हम अपनी इनकम मान लेंगे। ये आपने आज तक कई केसेस में किया है, करते आ रहे हैं, चाहे डिवेंचर पड़ा कुछ भी पड़ा उस केस में करते हैं। रॉयल्टी जैसा कि हमारे बीच में एग्रीमेंट है कि भैया इतना सामान निकालोगे, इतना यूज करोगे एसेट, उतनी रॉयल्टी हमको दोगे, बिल्कुल करेंगे, वैसा ही करेंगे जैसा कि हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है लास्ट। डिविडेंड को उस समय इनकम माना जाएगा जैसा कि सेक्शन 8 में लिखा है। किस में लिखा है? सेक्शन 8 में। और हमने इस पर पूरे के पूरे नियर अबाउट पूरा 1 से 2 क्लास दिया था आपका। 2 तरह के डिविडेंड बताए थे, 3 तरह के बताए थे, एक नॉर्मल और फाइनल डिविडेंड, ड्यू बेसिस पर आपका टैक्सेबल होता है। इंटरिम डिविडेंड आपका पेमेंट बेसिस पर टैक्सेबल होता है। और एक होता है डीम्ड डिविडेंड, याद आया होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 222 ABCDE, दैट्स इट। इसके अलावा इस चैप्टर में इस टॉपिक में ICDS 4 में कुछ भी नहीं था। इज इट क्लियर? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत न को सर। नेक्स्ट सेशन में हम ICDS 5 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।